वेलकम बैक। कैप्टन जिले सिंह एकेडमी पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, करंट अफेयर का मौसम लगातार चल ही रहा है और करंट अफेयर में जो हमारी वीडियोस आ रही हैं वो लगातार आ रही हैं और आप लोग उन वीडियोस को देखकर अपने नोट्स को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी अपनी श्रृंखला एक तैयार कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो विषय है कि हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा में बड़े बदलाव किए हैं। सिलेबस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। जो पहले 6 सब्जेक्ट 10th में होते थे, अब वहां पर 7 विषयों का अध्ययन बच्चों को करना पड़ेगा। देखो बच्चों, सीबीएसई के द्वारा ये जो बदलाव किए गए हैं, क्या ये बदलावों की जानकारी एक स्टूडेंट को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो इसका आंसर है बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बच्चों, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका एग्जाम थोड़ा सा एग्जाम में आप पीछे रहेंगे। और जैसे कि आपको एग्जाम सिलेबस की जानकारी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद भी जब अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो खुद भी उन चीजों को बड़े स्तर पर ले जाएंगे। क्लियर है? दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चों कि क्या ये हमारे बच्चों पर एक एक्स्ट्रा भार होगा या नहीं होगा। तो बच्चों देखो, इस विषय पर तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये हमारे बच्चों पर एक एक्स्ट्रा भार ना होने की वजह है, बल्कि उनको एक नई नई चीजें सिखाने के लिए एक अच्छा मुद्दा रखना पड़ता है। एक नया अच्छा विषय उनको सिखाएं, वो ज्यादा बेहतर है। आप खुद सोच के देखें कि देश में जो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है वो सिविल सर्विस परीक्षा मानी जाती है। और सिविल सर्विस परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर होता है, जो प्रारंभिक बाधा होती है, प्रीलिम्स होता है, उसमें जो जीएस आता है, जनरल स्टडीज आती हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्ट्स विषय से आते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट के जो विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उन विषयों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप खुद सोच के देखिए, एक बच्चा जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हुआ है या कैप्टन जिले सिंह एकेडमी जैसे बड़े संस्थान में पढ़ा हुआ है और जिसने केवल साइंस की शिक्षा दीक्षा हासिल की है, साइंस सब्जेक्ट के साइंस विषय के सब्जेक्ट उसने साइंस सब्जेक्ट के विषय उसने पढ़े हैं, टॉपिक्स उसने पढ़े हैं, और अगर उसको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आर्ट्स के विषय पढ़ने पड़ेंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और आर्ट्स के जब विषय पढ़ने पड़ेंगे तो क्यों ना बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन इन चीजों का फायदा उठाए। उससे पहले ही अगर बच्चों को हमारे देश के बारे में, हमारे देश की राजनीतिक गतिविधि, हमारे देश के ऐतिहासिक विषय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर संयुक्त रूप से किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ये अच्छा ही है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं। कम से कम एटलीस्ट किसी बच्चे की समझ तो विकसित होगी, और बच्चे की समझ विकसित होगी तो सीधी सी बात है, वो भारत देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर देगा। क्लियर है? दूसरा एक और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में इस तरह के बदलाव क्या किसी बच्चे पर या किसी पेरेंट्स पर एक्स्ट्रा वित्तीय भार डालेंगे? तो मुझे तो लगता नहीं कि एक्स्ट्रा वित्तीय भार इस तरह के किसी पेरेंट्स पर या किसी बच्चे पर एक्स्ट्रा होने वाले हैं कि एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा नोट्स खरीदने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता नहीं, बल्कि इसके दूरगामी जब परिणामों की बात करेंगे, इन विषयों को पढ़ाने के बाद जब दूरगामी परिणामों की बात करेंगे तो दूरगामी परिणामों में ये तय जरूर होगा कि आने वाले समय में हमारा जो यूथ क्राउड होगा वो भारत देश में सभी विषयों पर बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं करना शुरू कर देगा, चीजों को समझना शुरू कर देगा। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे देश में क्या आया है? बजट आया है। क्या है बच्चों? बजट। अभी 2024 का जो एंट्रीम बजट है वो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है संसद में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या कितने परसेंट लोग हमारे देश में, या कितने परसेंट +2 या ग्रेजुएशन के बच्चे बजट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर दूं तो भाई साहब, भारत की जनता में से मात्र और मात्र सिर्फ 20% लोग ही बजट की परिभाषा और बजट से संबंधित सभी विषयों को अच्छी तरह समझते हैं। बाकी 80% पॉपुलेशन को इसके बारे में नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो नई शिक्षा नीति में बदलाव का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में
आप लोगों की समझ विकसित एक बड़े स्तर पर हो, ताकि आप भारत देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में, आपके व्यक्तिगत विकास में आपका रोल सुनिश्चित हो। क्लियर है? आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है चर्चा में क्यों है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है। और ये प्रस्ताव है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या संशोधन उन्होंने करने की पेशकश की है। तो पहला है कक्षा 10 में जो संशोधन की जो उन्होंने रूपरेखा बनाई है, उसमें क्या है। तो सबसे पहला है 2 से 3 भाषाओं और 7 विषयों का एक 10th क्लास के बच्चे को अध्ययन करना होगा। कम से कम 2 मूल भारतीय भाषाएं उसको जाननी पड़ेंगी, जो कि एज यूजुअल पुराने सिलेबस में भी था, हिंदी और इंग्लिश। तो उसमें इंग्लिश तो हमारे देश की मूल भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी तो हम कह सकते हैं भारत देश की मूल भाषा है। तो यहां पर उसको 2 भाषाएं जाननी जरूरी रहेंगी। और यहां पर 2 मूल भारतीय भाषाओं की बात करें तो अच्छा ही है। अब मान लिया जाए एक हिंदी है और दूसरा कोई पंजाबी ले रहा है, कोई तमिल ले रहा है, कोई तेलुगु ले रहा है, कोई और कोई सी भाषा ले रहा है। क्लियर है? तो अच्छा ही है ये। तो उन विषयों के कल्चर के बारे में, उन विषयों के लिटरेचर के बारे में भी आपको जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी बनेगी। आप खुद सोच के देखो ना, भारतीय संविधान में टेंजेबल लैंग्वेज में 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। आप खुद सोच के देखो। आगे चलते हैं। 10 विषयों में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। पहला 7 मुख्य विषय हैं। टोटल कितने विषय हो गए? 10। अब पहला कौन सा है? 7 मुख्य विषय। पहला कौन सा है? गणित और कंप्यूटेशनल सोच। गणित और कंप्यूटेशनल सोच यानी मैथ और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कोड, इन सब के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा है बच्चों सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज। तीसरा है विज्ञान, साइंस। उसके बाद है कला शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एजुकेशन। उसके बाद शारीरिक शिक्षा और कल्याण, फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद है व्यवसायिक शिक्षा आपको देनी पड़ेगी, यानी इकोनॉमिक्स का सेगमेंट सीधा सीधा यहां पर आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आप खुद सोच के देखो, अगर हम अपने बच्चों को जागरूक इन्वायरमेंट के प्रति नहीं करेंगे और एज ए सिलेबस के माध्यम से नहीं करेंगे, तो आप देखो ना हमारे देश में पोल्यूशन कितना ज्यादा, हमारे क्या पूरी दुनिया में ही पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ा है। और विश्व में यह माना जाता है कि कार्बन उत्सर्जन में 2 बड़े देशों का सबसे बड़ा हाथ है, एक भारत, दूसरा कौन है? चाइना। तो ऐसे में कार्बन उत्सर्जन जैसे विषयों को कम करना और आने वाले समय में एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाए रखना 2030 के सतत विकास के मुद्दों में मुख्य रूप से शामिल है। और 2030 सतत विकास के मुद्दों में मुख्य रूप से शामिल है। तो ये हमारे बच्चों को और हमारे टीचिंग स्टाफ को भी, हमारे एजुकेटर को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा को बच्चों के अंदर इस तरह डालें, इस तरह सिखाएं, ताकि वो प्रैक्टिकल रूप से भी और थ्योरेटिकल रूप से भी वो इतना सीखें कि आने वाले समय में किन जगहों पर उन्हें पोल्यूशन नहीं करना है, ये वो अच्छी तरीके से सीखे। आप दिल्ली की हालत देख लो, दिल्ली में रहने लायक जो है, जो वहां की हवा है इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, सर्दियों में तो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दमे से संबंधित है या सांस की संबंधित कोई बीमारी है उसे, तो भाई साहब उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, बाह्य परीक्षा मूल्यांकन में शामिल विषय कौन कौन से हैं। तो बाह्य परीक्षाओं में की बात करें तो सबसे पहले 3 भाषाएं, गणित और कंप्यूटेशनल सोच, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा। कोई ज्यादा फेरबदल यहां पर नहीं दिखता है। आंतरिक और बाह्य परीक्षा का मूल्यांकन करें तो इसमें जो है कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये 3 जो है, ये जो 3 विषय हैं, ये अलग से आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो अब इसका मतलब क्या निकलता है? देखो बच्चों, जिस तरह आजकल की जो दुनिया जो सोच रही है, जो बच्चे सोचते हैं कि हम अपना एनरोलमेंट करा लें किसमें,
किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में हम अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं और यूट्यूब पर ना बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारा डाटा मिलता है, बहुत सारी एजुकेशन मिलती है, हम वहां से सीख लेंगे। मैं बच्चों दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई बच्चा एथिकल और मोरालिटी तरीके से अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, छोटा बच्चा सीख सकता है तो केवल स्कूल के माध्यम से ही सीख सकता है। घर पर बैठकर वो दुनिया के झोल झमेले नहीं सीख सकता है। झोल झमेले की बात करें, बस में जाना, बस में आना और धक्के खाना, ये सब चीजें वो नहीं सीख सकता है। और जब तक इस तरह की एक्टिविटी में वो सर्वाइव नहीं करेगा, जब उसका वर्किंग जो पैलेस होगा वहां पर वो इतना अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। वो थोड़ी सी टीज लैंग्वेज में ही वो बोरा जाएगा। बोरा जाने का मतलब है वो हाइपर हो जाएगा। तो एथिकल नॉलेज और मोरल नॉलेज, मोरल एजुकेशन किसी बच्चे को सिखाना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि उसे 10th और +2 का सर्टिफिकेट दिलवाना। और ये कहां पर सीखेगा? कम्युनिटी में सीखेगा। और कम्युनिटी कहां पर है बच्चे के लिए? बेस्ट कम्युनिटी क्या होती है? उसका स्कूल। तो पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे को कम से कम एथिकल और मोरल तो बनाएं। एजुकेशन, ये जो गधा मजदूरी, ये तो बाद की बात है। तो एजुकेशन, पहले बच्चे को एजुकेट करें, उसके बाद ये चीजें आगे सिखाने को दी जाएंगी। तो इसलिए स्कूली शिक्षा का जो टेन्योर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, HDI में भी, जो कि हमारे अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उलग के द्वारा तैयार किया गया था, 10वीं में चैप्टर भी है HDI, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है HDI रिपोर्ट में कि बच्चों का स्कूल टेन्योर पीरियड कितना है, उसके आधार पर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है। एक पैरामीटर है उसमें, खुद सोच के देखो ना। तो जब इस तरह के जो एफर्ट है वो ढंग से कैरी ऑन नहीं होंगे, ढंग से कैरी आउट नहीं होंगे, तो मुझे बताओ आप कैसे एक सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं? फिर आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो सुंदर पिचई की तरह इतना बड़ा व्यक्ति बन जाए। समझ रहे हो ना? तो कोई बच्चा इतना बड़ा तभी बन सकता है जब एटलीस्ट उसे एथिकल और मोरल नॉलेज दोनों आती हो। उसके बाद वो चीजों को समझने में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। इतिहास में क्या घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं से कैसे हम आज के दौर में सीख सकते हैं, और अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे कि मानव सभ्यता को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो हम उससे लर्निंग आउटकम कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि आने वाले समय में ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तो इतिहास पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है, बच्चों के लिए कभी भी ना सुनिश्चित करें कि वो घर पे YouTube से ही ज्यादा पढ़ते हैं स्कूल में जाने की बजाय। क्लियर है? आगे चलते हैं, आंतरिक और बाह्य परीक्षा मूल्यांकन। पहला है कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा। ये 3 विषय ऐसे रहेंगे जो वहां पर अलग रहेंगे। आगे चलते हैं, कक्षा 11वीं और 12वीं में बदलाव क्या है। टोटल 6 विषयों का अध्ययन यहां पर करना पड़ेगा। 2 भाषाएं में से एक भारतीय मूल की भाषा होनी जरूरी है। एक भाषा कौन सी बच्चों? भारतीय मूल की होनी जरूरी है। ऐच्छिक 5वें विषय के साथ 4 विषय तो होंगे ही होंगे। 6 विषयों में उत्तीर्ण होना, पास होना अनिवार्य होगा। तो ये बदलाव है। आगे चलते हैं, उद्देश्य क्या है इस तरह की शिक्षा का। तो पहले बच्चों, पहला उद्देश्य क्या है? प्रस्तावित संशोधन स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा प्रस्ताव का अंग है। राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा का अर्थ है यहाँ पर कि किस तरह आने वाले समय में हमने हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह बदलाव हुए हैं और एजुकेशन स्ट्रक्चर को किस तरह हमें रीबिल्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है प्रस्ताव दिया गया है। दूसरा उद्देश्य है, इसका उद्देश्य व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समानता स्थापित करना है। अब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा कि जिस व्यक्ति को जिस शिक्षा ली है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम मिले और उसी के अकॉर्डिंग उसका रिकॉग्नाइजेशन हो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दूसरा क्या है? व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समानता स्थापित करना। व्यावसायिक शिक्षा क्या है और सामान्य शिक्षा क्या है और अकादमिक समानता, इन दोनों के बीच क्या होने वाली है। उसके बाद है, योजना के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष 1200 अनुमानित शिक्षण घंटों से बना होगा, जिसमें 40 क्रेडिट आपके शामिल होंगे। कितने शामिल होंगे बच्चों? 40 क्रेडिट आपके शामिल होंगे।
तो शैक्षणिक वर्ष में किसी बच्चे को अनुमानित शिक्षण कितने घंटों का रहेगा बच्चों? 1200 घंटे का बना रहेगा। प्रत्येक विषय के लिए एक निश्चित संख्या में घंटे आवंटित होंगे। बिल्कुल, आपका क्लास ड्यूरेशन आपके लिए क्या रहेगा? निर्धारित रहेगा कि क्लास ड्यूरेशन आपका कितना रहेगा, कितने मिनट्स का रहेगा। तो निश्चित आवर्स की आपकी जो है क्लासेस होंगी, उनको डिवाइड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना आप उनको दे पा रहे हैं। एक वर्ष में एक छात्र उत्तीर्ण घोषित होने के लिए कुल 1200 घंटे सीखने में लगाएगा। तो अच्छी बात है, ज्यादा समय उस चीजों को सीखने में लगाएगा तो ये तो उसका डेवलपमेंट ही है। उसके बाद घंटों में स्कूल में अकादमिक शिक्षा और स्कूल के बाहर अनुभवात्मक शिक्षा दोनों ही इसमें शामिल होंगे कि कहीं पर वो ट्रेनिंग करने के लिए, अप्रेंटिस के लिए गया, ठीक है, तो वहां पर उसने इंटर्नशिप के लिए गया, तो वहां पर उसने किन किन चीजों को कितने स्तर पर सीखा है, कितना ऑथेंटिक सीखा है, ये चीज, ये स्पेसिफिकेशन भी उसके उत्तीर्ण होने में वो उसके लिए भागीदारी रहेगी, उसको डेवलपमेंट की ब्याज उसके लिए जारी होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट डिजिटल के रूप में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में संग्रहित किए जाएंगे और एक लिंक किए गए डिजी लॉकर खाते के माध्यम से पहुंच योग्य होगी। तो एक डिजी लॉकर में आपको ये सब जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप वहां पर इसको जो है क्रेडिट करेंगे और वहां पर आपके लिए एक डिजी लॉकर में जो भारत सरकार के द्वारा इसको तैयार किया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा डिजी लॉकर। वहां पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व रख सकते हैं। जैसे कि कई बार सोचते हैं ना कि बाइक लेके चलते हो और आपके पास आरसी नहीं है और या वो नहीं है और आप फोटो खींचकर उसको फोन में रख लेते हैं। भाई साहब, सीधा सीधा फोन में रखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फोटो खींच के गाड़ी की आरसी, धुआं पर्ची या फिर आप कोई उसका इंश्योरेंस पॉलिसी गाड़ी का, वो सब अगर आप डिजी लॉकर में रखेंगे तो उसके आधार पर पुलिस आपका कोई चालान नहीं कर सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दैट इज द किसी बच्चे के, अगर किसी बच्चे ने कोई सर्टिफिकेट हासिल किए हैं तो वो कहां पर रख सकते हैं? उसको डिजी लॉकर में उसको रख सकते हैं। ये क्रेडिट छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से ही स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल। तो बच्चों देखो किस तरह जो सीबीएसई ने जो जिस तरह बदलाव करने की कोशिश की है, क्या ये बदलाव, अब देखो शिक्षा का जो विषय है, शिक्षा का विषय तो वास्तव में कंकरेंट लिस्ट का विषय ज्यादा माना जाता है, जिसमें संघ सूची भी विषय केंद्र सरकार भी उसमें क्या बोलते हैं कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी इसमें कानून बना सकती है। अब मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, जिस तरह सीबीएसई ने बदलाव किए हैं, क्या सीबीएसई की अप्रोच को हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल एजुकेशन, आपका छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन या फिर तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन, क्या जो राज्यवार जो बोर्ड है, क्या वो भी इन चीजों को कॉपी करेंगे या कॉपी नहीं कर पाएंगे? या क्या उनकी जो पॉलिसी है, क्या उनकी पॉलिसी सीबीएसई से मैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये अपने आप में ही एक आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज होगा, जो कि राज्य स्तर पर जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज का विषय होगा। और क्या वो सीबीएसई को देखकर बदलाव लाना चाहते हैं? क्या किसी राज्य में हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को ही ले लीजिए, क्या हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को नहीं लगता कि हमें इस तरह की जो शिक्षा है, माध्यमिक स्तर की और प्लस 2 तक की जो शिक्षा है, क्या हम उसमें और ज्यादा ऑथेंटिक बदलाव ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? क्या वो लोग इस पर सोच विचार नहीं कर सकते हैं? ये अपने आप में ही हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऊपर चिंता का विषय है। दूसरा, सीबीएसई ने तो ये प्रस्ताव पेश कर दिया है, अब क्या दूसरे राज्य के जो बोर्ड है, क्या उन्होंने भी अपने इन बदलाव को स्वीकार किया है या स्वीकार नहीं किया है? क्लियर है? तो आज के लिए करंट अफेयर की इस वीडियो सीरीज में सीबीएसई ने क्या क्या बदलाव किए हैं, इतना ही है। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और इसी तरह की जानकारियों को हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।